दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित यूपी के कैबिनेट मंत्री व पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण बेहद गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का कल निधन हो गया। क्रिकेटर से नेता बने मंत्री चेतन चौहान के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की है। आपको बता दें कि 73 वर्षीय चेतन चौहान को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई से शनिवार को ही मेदांता शिफ्ट किया गया था। वहां पर वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। बताया जाता है कि उनकी किडनी काम नहीं कर रही थी। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की हालत बेहद गंभीर थी और कोरोना संक्रमण पॉजिटिव के कारण लंबे समय से संजय गांधी पीजीआई में भर्ती रहे चेतन चौहान की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। उनको लखनऊ से गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और जहां पर उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। कोरोना वायरस से संक्रमित उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान को 11 जुलाई को कोरोना संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था। क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के पास सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि 3 महीने के लिए बढ़ी डॉक्टर कफील खान की हिरासत, पत्नी ने उठाए सवाल। जी हम बात करें कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पिछले 6 महीने से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को जेल में रखने की यूपी सरकार ने अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। और इस आदेश से जुक्त वकील की पत्नी डॉक्टर शबिस्ता खान ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उनके पति को किस जुर्म की सजा दी जा रही है। कफील को पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। गत 4 अगस्त को गृह विभाग के अनुसचिव विनय कुमार के दस्तखत से जारी एक आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत वकील खान को 13 फरवरी 2020 को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है। और इस अधिनियम की धारा 10 के तहत यह प्रकरण परामर्श रात्रि परिषद के पास भेजा गया था, जिसने रिपोर्ट दी है कि वकील को जेल में रखने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। वहीं सरकार के इस फैसले से नाराज कफील की पत्नी डॉक्टर शबिस्ता खान ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उनके पति को किस जुर्म की सजा दी जा रही है। जब कफील पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी, तब भी उनका सरकार से यही सवाल था कि आखिर इस कार्रवाई का आधार क्या है। और हमें अगली खबर बता दें कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे एमएस धोनी। बीजेपी नेताओं ने माही को दिया ये सुझाव। जी आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एमएस धोनी ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दी। संन्यास की घोषणा के बाद से अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या धोनी अपने अगली पारी की शुरुआत राजनीति में करने वाले हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नेता मनोज तिवारी और सुब्रमण्यम स्वामी ने एमएस धोनी को राजनीति में एंट्री लेने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि क्रिकेट में अपनी जिंदगी के 16 साल देने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी कुछ समय अपने परिवार और बच्चों के साथ गुजारना चाहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को प्यार से माही कहने वाले उनके फैंस को उस समय बड़ा झटका लगा जब पूर्व क्रिकेटर ने संन्यास का ऐलान किया। धोनी की इस घोषणा के बाद तो मानो सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों की बाढ़ आ गई। इस बीच अब बीजेपी नेता चाहते हैं कि एमएस धोनी अब राजनीति में नई पारी की शुरुआत करें। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से एमएस धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो क्या अब उनको राजनीति में जाना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और वहीं अगली खबर बता दें जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की कायरता की वजह से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। जी हम बात करें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कायरता कह दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की सेना के साहस और क्षमता पर भरोसा नहीं करते हैं। ट्विटर पर ट्वीट करके राहुल ने लिखा कि देश में हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और साहस पर विश्वास करता है सिवाय प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री की कायरता की वजह से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया और अब प्रधानमंत्री के झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि चीन इस जमीन को वापस नहीं करे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कायरता की वजह से चीन को मौका मिला कि उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्यूज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि केरल के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि सपा सांसद आजम खां की बढ़ी मुश्किलें, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के मामले पर बैठी जांच। जी हम बात करें कि सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रामपुर में सामने आया है, जहां आजम खां को सीतापुर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने की शिकायत मिलने के बाद यूपी सरकार ने जाँच बैठा दी है। शिकायतकर्ता पूर्व कांग्रेसी नेता फैसल खां लाला को बयान दर्ज कराने के लिए डीआईजी जेल ने 20 अगस्त को मुख्यालय बुलाया है और सपा सांसद आजम खां विधायक पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां के साथ फरवरी माह से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उन्हें अभी तक कई मामलों में जमानत मिलने के बावजूद कई अन्य मामलों में कोर्ट से राहत का इंतजार है। और वहीं अगली खबर बता दें कि आम आदमी पार्टी संजय सिंह बोले, मुकदमों से नहीं डरता, जब चाहे योगी सरकार मुझे कर ले गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शनिवार को बड़ा बयान दिया है। जौनपुर में मीडिया से बातचीत में सांसद संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार जब चाहे मुझे गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस कल के बजाय आज ही और अभी मुझे अरेस्ट कर सकती है। सिंह ने कहा कि योगी सरकार एक दो नहीं बल्कि सरकार चाहे तो 1000 मुकदमे दर्ज करा सकती है। मुझे मुकदमों से डर नहीं लगता है। दरअसल अरविंद गुप्ता नाम के युवक ने तहरीर दी थी कि तहरीर के आधार पर धारा 153A 505(2) में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता अरविंद ने कहा है कि 12 अगस्त को संजय सिंह ने अपने सहयोगी सभाजीत सिंह और ब्रज कुमारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी रिपोर्ट 13 अगस्त को समाचार पत्रों में छपी। इसमें संजय सिंह ने मुख्य आरोप लगाया कि प्रदेश में लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। किसी भी ब्राह्मण से पूछ ले, वे आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा बताएगा। भाजपा के 58 विधायक ब्राह्मण हैं और वो भी बहुत गुस्सा हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ब्राह्मण है, लेकिन वे आवाज नहीं उठाते। डिप्टी सीएम केशव मौर्य एक भी मौर्य का नाम नहीं करा पाए। राष्ट्रपति दलित हैं, उन्हें भी राम मंदिर शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। केवल ठाकुरों का काम हो रहा है। राजभर कुर्मी, यादव, सोनकर, निषाद, तेली, नाई आदि सरकार से नाराज हैं। उन्होंने इन वर्गों से नियुक्त डीएम और एसपी की संख्या भी पूछी। शिकायतों में अरविंद ने आप नेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने समाज को बांटने व सामाजिक समरसता बिगाड़ने के उद्देश्य से बयानबाजी की है। उन्होंने इसमें राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायकों को भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमणों का ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 लाख के पार। आपको बता दें कि 49,134 लोगों की जान गई। 24 घंटे में 65,002 नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती ही जा रही है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना अब तक के 25,25,222 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 18,07,556 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 39,134 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अभी तक के 6,68,044 एक्टिव केस हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि अंकिता लोखंडे ने बताया फ्लैट की ईएमआई का सच। सुनकर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने दिया ये जवाब।
जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के एक अधिकारी ने दावा किया है कि एक फ्लैट जहां सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे रहती थी, उसकी ईएमआई का भुगतान सुशांत के बैंक खाते से हो रहा था। ये फ्लैट सुशांत के नाम पर पंजीकृत है और मलाड में स्थित है। इस खबर को अंकिता ने खारिज कर दिया है और कहा है कि वे अपने फ्लैट की ईएमआई खुद भरती हैं। उन्होंने इसे लेकर सबूत भी सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिसके बाद अंकिता के दोस्त और सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। अंकिता ने सबूत के तौर पर अपनी बैंक डिटेल्स और फ्लैट के कागजात सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिस पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप एक इंडिपेंडेंट महिला है और मुझे आप पर गर्व है। सोशल मीडिया पर श्वेता और अंकिता अक्सर एक दूसरे का सपोर्ट करती दिखाई देती हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह के दोस्त महेश शेट्टी ने भी अंकिता को सपोर्ट किया है। उन्होंने अंकिता की पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि आपको खुद बताने की जरूरत नहीं है, हमें आप पर गर्व है। अंकिता की इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और अब अगली खबर बता दें कि कोरोना महामारी और बाढ़ की वजह से चीन में खाने का संकट, जिनपिंग बोले रात में कम खाओ। जी आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खाने की बर्बादी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने देश में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट लॉन्च किया है। जिनपिंग का कहना है कि इसका मकसद देश के नए दुश्मन को निशाना बनाना है। उन्होंने फूड वेस्ट को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है और इस ऑपरेशन के तहत चीन में लोगों से अपील की जा रही है कि वे रात को कम मात्रा में खाने का ऑर्डर दे। कहा जा रहा है कि इसका मकसद भोजन करने वाले लोगों की ज्यादा खाना ऑर्डर करने की आदत को बदलना है। हालांकि कुछ जानकर ये भी कह रहे हैं कि चीन में खाद्यान्न संकट की आशंका को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। जिनपिंग ने गुरुवार को इस कैंपेन को लॉन्च किया। उनका भाषण जो चीन की मीडिया में आया है, उसमें उन्होंने कहा कि कितने शर्म की बात है और ये कंजूसी सम्मानजनक है। उन्होंने बताया कि देश में बड़े स्तर पर खाने की बर्बादी होती है और ये काफी परेशान करने वाला है। और वहीं अगली खबर में आपको बताते कि करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना पर विवाद बढ़ा। वायुसेना के बाद अब महिला आयोग ने की रोक की मांग। जी हम बात करें कि फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले भारतीय वायुसेना ने इस पर आपत्ति जताई थी, तो वहीं अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने फिल्म पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इसके प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। ये फिल्म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करते हुए इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने लिखा कि अगर ये सच है तो इस फिल्म को बनाने वाले निर्माताओं को माफी मांगनी चाहिए, साथ ही इसकी स्क्रीनिंग पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसी फिल्म ही क्यों देखी जाए जिसमें भारतीय सेना की गलत छवि दिखाई गई है, साथ ही वो सही नहीं हो। रेखा शर्मा के ट्वीट से साफ हो गया है कि महिला आयोग इस फिल्म से नाराज है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दे। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि आईपीएल को स्पॉन्सर कर सकती है पतंजलि। बाबा रामदेव ने कही ये बात। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित पतंजलि योग पीठ में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना और इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। आईपीएल को लेकर देश भर से मांग उठ रही है कि आईपीएल से चाइना और चाइनीज कंपनियों का कब्जा हटना चाहिए। हालांकि देश में टाटा बिरला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर ये कंपनियां अपना हाथ खींच लेती हैं तो पतंजलि देश का साथ देने के लिए तैयार है। कोरोना वैक्सीन बनाने जाने का दावा किए जाने पर बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी दुनिया में वैक्सीन बनेगी, पहले तो उसका असर कितने दिन रहेगा ये कह पाना मुश्किल है। जो वैक्सीन बन रही है वो व्यक्ति की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बन रही है। रामदेव ने कहा कि अभी 1-2 साल ये कोई नहीं कह सकता कि ये कोरोना की वैक्सीन है। अगर कोई एलोपैथ में ऐसी वैक्सीन बनाता है और इस बात का दावा करता है कि ये जीवन भर व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ा देगी तो ये धोखा है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि कलर्स ने शेयर की बिग बॉस 14 के नए प्रोमो की झलक। पोछा लगाते नजर आए सलमान खान।
जी हम बात कर रहे हैं कि बिग बॉस 14 को लेकर फैंस में जबरदस्त बज बना हुआ है। सलमान खान के इस शो का पहला प्रोमो रिलीज हो चुका है और अब बहुत जल्द इसका दूसरा प्रोमो भी सामने आने वाला है। जहां पहले प्रोमो में सलमान खेती करते नजर आए थे, वहीं दूसरे प्रोमो में वे घर में झाड़ू पोछा लगाते दिखाई देंगे। कलर्स ने सलमान की एक फोटो शेयर कर प्रोमो की एक झलक दी है। कलर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जारी इस फोटो में सलमान पोछा लगाते नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है कि घर के सब काम कर लो खत्म, क्योंकि अब सीन पलटेगा। बिग बॉस 14 के इस कैप्शन से तो यही लग रहा है कि इस बार बिग बॉस के घर में कुछ अलग ही होने वाला है। पहले प्रोमो रिलीज के साथ ही सलमान खान का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें इस सीजन बिग बॉस में होने वाले बदलाव का हिंट मिला था। पहले प्रोमो में सुपरस्टार सलमान खान खेतों में प्लांटेशन करते दिखाई दे रहे थे। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत बोली, बीजेपी ने ऑफर की थी टिकट, लेकिन मैंने राजनीति में जाने के बारे में नहीं सोचा। जी हम बात करें कि कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। और इतना ही नहीं, कई बार तो कंगना को पीएम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने की वजह से ट्रोल किया जाता है। और अब हाल ही में कंगना ने उन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। आप बता दें, कंगना ने 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में कंगना ने लिखा कि जो लोग समझते हैं कि मैं मोदी जी को इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैं राजनीति में भाग लेना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को बता दूं कि मेरे दादाजी 15 सालों तक कांग्रेस के एमएलए रहे हैं। मेरे घर में मेरा परिवार हमेशा से राजनीति से जुड़ा रहा है। फिल्म गैंगस्टर के बाद से मुझे लगभग हर साल कांग्रेस से ऑफर मिलते रहे हैं। इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट किया, फिल्म मणिकर्णिका के बाद मुझे बीजेपी ने टिकट ऑफर की थी। मैं अपने काम से प्यार करती हूँ और मैंने कभी राजनीति में जाने के बारे में नहीं सोचा। तो जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं उन्हें अब रुक जाना चाहिए। और दोस्तों अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। बिहार, गुजरात में बारिश का अलर्ट, जाने राज्यों के मौसम का हाल। जी हम बात कर रहे हैं कि मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में हल्की से भारी बारिश होगी। उत्तरी पश्चिमी भारत के कई राज्यों में मानसून अभी काफी सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बिहार के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं गुजरात में भी स्वतंत्रता दिवस पर बारिश की संभावना बनी हुई थी। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में हल्की से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम में गुजरात व राजस्थान, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में 15 अगस्त को बारिश की संभावना दी गई थी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।